हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे 10th चैप्टर की, जो रहेगा आपका फ्यूल सॉल्यूशन एंड गैसेस। कल हमने केमिकल रिएक्शन किया था और वो भी एनसीईआरटी के डेटा से किया था, तो एक बार वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद जो आपके पीवाईक्यू थे वो हमने डिस्कस किए थे। आज वाले जो वीडियो है उसमें सीधा पीवाईक्यू करेंगे, चैप्टर करने की ज़रूरत है नहीं, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं इसी चैप्टर से, तो यहाँ पे आपको क्लियर होता रहेगा। मूत्र में शर्करा का परीक्षण कैसे किया जाता है? अगर आपकी शुगर चेक करनी है तो फिर यूरिन से कैसे टेस्ट होते हैं, मतलब जो यूरिन टेस्ट होता है उसमें कैसे पता चलता है कि भाई आपका शुगर कैसा है? तो ये जो है ये शर्करा का परीक्षण किया जाता है बेंडिक्ट विलन से। आमतौर पर मूत्र के नमूने में शर्करा की उपस्थिति का परीक्षण दो तरह से किया जाता है, एक होता है बेंडिक्ट, एक होता है फेलिंग। बेंडिक्ट जो परीक्षण होता है, जांच होती है, उसमें CuSO4, कॉपर सल्फेट और 5H2O का यूज़ किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके यूरिन से शुगर टेस्ट करनी है तो वो होगा बेंडिक्ट विलन से। नेक्स्ट चलते हैं, दूध का एक उदाहरण है। दूध किस चीज़ का उदाहरण है? शुद्ध विलन है, जेल है, निलंबन है या पायस है? तो दूध जो है वो पायस का उदाहरण है। पायस क्या होता है? इमल्शन बोलते हैं इसको। देखिए, पायस को इमल्शन बोलते हैं जब किसी कोलाइड में एक द्रव के सारे गुण दूसरे द्रव के सारे कणों में प्रेक्षित, मतलब मिसिबल हो जाते हैं लेकिन घुलते नहीं हैं, तो इस कोलाइड को पायस कहा जाता है। जैसे दूध हो गया और पेंट हो गया। ध्यान रखिए, दूध एक कोलाइड के एग्जाम्पल है। एक द्रव के सारे ही पार्टिकल जब दूसरे द्रव के पार्टिकल में मिसिबल हो जाते हैं लेकिन डिजॉल्व नहीं होते, घुलते नहीं हैं, इसे कहते हैं पायस। और इसके एग्जाम्पल है दूध और पेंट। निलंबन क्या होता है? सस्पेंशन बोलते हैं एक असमांगी मिश्रण, मतलब एक हेट्रोजीनियस मिश्रण। जो हमारा दूध है वो एक होमोजीनियस मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। लेकिन अगर एक असमांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करें, जिसमें ठोस के कण पूरे द्रव में इसमें बिना घुले फैले रहते हैं और कणों का व्यास रहता है 10⁻³ सेंटीमीटर से 10⁻⁴ सेंटीमीटर या इससे भी बड़ा। जैसे कि रेत का जल में मिल जाना। आपका जो रेत है ना, रेत के जो कण हैं वो क्या रहेंगे? ठोस रहेंगे, एज इट इज रहेंगे, लेकिन फैले हुए रहते हैं पानी में, तो ये होता है सस्पेंशन। ध्यान रखिएगा। डैश एक जलीय घोल का उदाहरण है क्या? चीनी, बेंजीन, ईथर या फिर CS2। तो चीनी जो है वो वास्तव में ही क्या है? एक उदाहरण है चीनी का पानी में घुल जाना। तो वास्तव में विकल्प ही अपूर्ण है, उत्तर अपूर्ण है। वास्तविक उत्तर है चीनी का पानी में घुल जाना, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। बालू और पानी के मिश्रण को डैश के द्वारा अलग किया जाता है। मान लो आपने बालू, रेत और पानी का मिश्रण ले लिया और इसको अलग अलग करना है, तो ये वही हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया, पूरी तरह डिजोल्व होंगे भी नहीं और जो ठोस पार्टिकल हैं वो फैले रहेंगे, तो इसको कहते हैं फिल्ट्रेशन, निस्पंदन कहते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा आप अलग कर सकते हैं बालू के मिक्सचर को पानी से। एक पदार्थ जो कम मात्रा में मौजूद होता है और दूसरे पदार्थ में घुलकर एक घोल का निर्माण कर देता है, तो उसे कहते हैं विलय, सॉल्यूट बोला जाता है इसको। मतलब कम मात्रा में होगा, कम क्वांटिटी होगी और दूसरे पदार्थ में घुलकर, जैसे चीनी का पानी के साथ घुल जाना, नमक का पानी के साथ घुल जाना, ये सॉल्यूट होते हैं। विलायक क्या होते हैं? सॉल्वेंट विलायक का वह अवयव जो अपेक्षाकृत ज्यादा मात्रा में है, जो दूसरे पदार्थ को अपने अंदर घोल ले। देखो, जैसे जल है, जल की क्वांटिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू शुगर एंड सॉल्ट, तो वो क्या होता है? जल अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, अपने अंदर ग्रहण कर लेता है, इसे कहते हैं सॉल्वेंट। तो जल एक सॉल्वेंट का काम करेगा, चीनी, नमक हो गया, वो हमारे सॉल्यूट का काम करेंगे। डैश कार्बन हाइड्रोजन और हाइड्रो ऑक्साइड से बनता है, मतलब कार्बन भी है, हाइड्रोजन के अणु भी हैं और हाइड्रो ऑक्साइड भी। शैम्पू, तरल साबुन, ग्लिसरीन या शर्करा। तो जो ग्लिसरीन होता है ये एक बायोलॉजिकल पदार्थ है, एक जैविक पदार्थ है, और जो कि पशु वसा और वनस्पति तेल से प्राप्त किया जाता है। तो ग्लिसरीन ही एक ऐसा पदार्थ है जिसमें हाइड्रोजन भी होते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड भी होते हैं और कार्बन के भी मॉलिक्यूल्स होते हैं। सही का चयन कीजिए। ऑक्सीजन जलाना, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जैसे आग लग जाती है शॉर्ट सर्किट से, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है ये चीज़। और जो कंडक्टर होते हैं वो ऑब्वियसली क्या होते हैं? विद्युत का सुचालक और वायु का
तो क्या है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड बुझाने का काम करते हैं। ऑक्सीजन गैस किसी भी पदार्थ के जलने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वायु में ऑक्सीजन नहीं है एटमॉस्फेयर में तो आप आग भी नहीं जला पाओगे, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है जब कहीं पे बहुत बड़ी लेवल पर आग लग जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बुझाने के काम आती है। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा तत्व सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में है, तो ये हमारा नाइट्रोजन है। आप सभी को पता है कि नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है। तत्व पूछा है, ऑर्गन 0.9% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03। रेडोन एक नॉन रिएक्टिव गैस है जो पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पाई जाती। कार्बन मोनोऑक्साइड एक ज्वलनशील गैस है ऑब्वियसली, और ये कौन सी गैस इनमें से कौन सी है जो ज्वलनशील नहीं है, तो ऑक्सीजन ज्वलनशील गैस नहीं है अपितु जलाने में सहायक है। ऑब्वियसली ऑक्सीजन एक मीडियम है हीट मतलब लाइट का या जलाने का, लेकिन ऑक्सीजन ज्वलनशील नहीं है। और आपका इसमें है हाइड्रोजन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी एक ज्वलनशील गैस है, हाइड्रोजन जो है वो जलाने में काम आती है, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो ज्वलनशील नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है मीथेन CH4। आपको पता है प्राकृतिक गैस में 83% मीथेन और 16% ईथेन पाई जाती है। अपने अवयवों की ज्वलनशील प्रकृति के कारण ही प्राकृतिक गैस को सर्वश्रेष्ठ ईंधन माना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए मीथेन बिल्कुल सही रहेगा। मर्सेप्टोन के कारण जो हमारा सिलेंडर वगैरह होता है, जो हमें गंध आती है क्योंकि सिलेंडर में वो मिक्स की जाती है। वायुयान के ईंधन गैसोलीन में ग्लाइकोल क्यों डाला जाता है, ताकि पेट्रोल जमे ना, मतलब पेट्रोल को जमने से रोकने के लिए जो गैसोलीन में ग्लाइकोल डाला जाता है, ये याद रखेगा जो हमारे हवाई जहाज वगैरह होते हैं इनके लिए। विज्ञान पट और सजावटी रोशनी में आमतौर पर किस गैस का प्रयोग किया जाता है, नियोन एक नॉन रिएक्टिव गैस है, 18वें आवर्त में पाई जाती है। और सारी जो नियोन है, क्रिप्टॉन है, जिनोन है, रेडॉन है। बल्ब और सजावटी रोशनी वाली लाइट ट्यूब में अक्रिय गैसें भरी जाती हैं। अक्रिय गैसों के प्रयोग का कारण है कि गैसें स्थिर यौगिक एक स्टेबल कंपाउंड का निर्माण नहीं करती। चूंकि दिए गए विकल्प में केवल एक ही विकल्प अक्रिय गैस है, अतः जो आंसर है वो नियोन है। नियोन हमें सजावटी रोशनी में संतरी रंग की रोशनी देती है, और हीलियम जो होती है अगर वो लाइट में यूज की जाती है तो वो हमें पीले रंग की रोशनी देती है। कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है, मतलब है तो नॉन रिएक्टिव लेकिन कंपाउंड बना लेगी, तो ये होती है जिनोन। जिनोन अक्रिय गैस समूह का सदस्य होने के बावजूद सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व फ्लोरीन के साथ ये कंपाउंड बना लेती है, क्योंकि जिनोन की जो त्रिज्या है वो अधिक होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से क्या नहीं होते, अधिक मजबूती से या स्ट्रॉन्ग बेस नहीं बना पाते। इसीलिए जिनोन जो है तो नॉन रिएक्टिव, 18वें उसमें आती है ग्रुप में आपके, लेकिन ये फ्लोरीन के साथ, फ्लोरीन काफ़ी रिएक्टिव है तो उसके साथ क्या बना लेती है, यौगिक बना लेती है। नेक्स्ट है, द्रवित पेट्रोलियम गैस में आमतौर पर क्या होता है, आप सभी को पता है मीथेन है, ब्यूटेन है, प्रोपटॉन है, ये 3 कंपाउंड होते हैं। एलपीजी एक घरेलू गैस है, सिलेंडर में यूज होती है। ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10 और प्रोपेन होता है C3H8। ये दोनों मिक्सचर होते हैं, लेकिन इनमें ना मरकैप्टेन, ठीक है, मरकैप्टेन या थाई एथेनॉल बोल दो, C2H5SH, ये एक पदार्थ मिलाया जाता है ताकि हमें पता चल जाए, इसीलिए स्मेल से आना शुरू हो जाता है अगर सिलेंडर लीक होता है या गैस खुली रहती है, तो ये मरकैप्टेन यहाँ पे मिलाया जाता है। वाटर गैस को बनाया जाता है कैसे, वाटर गैस को हम एक तरीके से बना सकते हैं रक्त तप्त कोक पर वायु प्रवाहित कर कर। अब ये क्या है, वाटर गैस जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है, ठीक है जी। इसे बनाने के लिए रक्त तप्त कोक पर पानी की भाप गुजारी जाती है और इससे वाटर गैस बनाई जाती है। मतलब जो हमारी स्टीम होती है वो इससे क्रॉस कराई जाएगी और इससे क्या बनेगी, गैस बनेगी, इसे ही कहते हैं वाटर गैस। और इसके अंदर क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन दोनों का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम परिष्करण प्रक्रिया का अवशिष्ट पदार्थ कौन सा है, तो इसमें आंसर नहीं है। पेट्रोलियम जो परिष्करण है मतलब पेट्रोलियम की जो रिफाइनिंग होती है उसमें सभी अवशिष्ट पदार्थ हैं। पेट्रोलियम परिष्करण प्रक्रिया में गैसोलीन, पेट्रोल, गैसोलीन तो इसीलिए ताकि भाई पेट्रोल जमे ना, कैरोसिन, एस्फॉल्ट, पैराफिन, मोम, ये सब होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ये गलत है, तो ये सब आएंगे, ठीक है जी। वाटर गैस में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है, वाटर गैस में आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड होती है
50% यहाँ पे वाटर गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड 50% और हाइड्रोजन आपकी 40% और 10 जो बची है वो आपकी मीथेन होती है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। जेट वायुयानों को उड़ाने के लिए प्रयुक्त ईंधन में यूज होता है क्या? शुद्ध किया हुआ कैरोसिन। कैरोसिन का जो तेल होता है वो होता है हमारे जेट जो होते हैं, जो हमारे एरोप्लेन होते हैं, उनको उड़ाने के लिए ईंधन में यूज किया जाता है, प्रयुक्त ईंधन में होता है कैरोसिन। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में विद्यमान रहता है? तो यूरिया जो होता है हमारा मूत्र, वो यूरिन होता है, सॉरी, यूरिया एक अलग चीज़ है। यूरिया एक कंपाउंड है, एक कार्बनिक कंपाउंड है जिसका रासायनिक सूत्र होता है NH2CONH2। कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में इसे कार्बामाइड भी कहा जाता है और इसमें नाइट्रोजन किस रूप में होता है? अमाइड के रूप में होता है। ना तो इसका रंग होता है ना गंध होता है, ये सफ़ेद होता है, रवेदार होता है और जहरीला। ये जो आपने, मैं बता दूं, जो खेतों में अगर काम किया है या रिलेटेड हो अगर आप खेत वगैरह से, तो इसको बोलते हैं खार। यूरिया लिखा होता है ना, फर्टिलाइजर, सफ़ेद रंग के कट्टे होते हैं, उनमें सफ़ेद रंग की हल्की हल्की जैसे चीनी के दाने होते हैं, ये बिल्कुल सफ़ेद होता है, जल में घुल जाता है। यूरिया को 1773 में फ्रेंच के वैज्ञानिक थे हिलेरी राउले ने मूत्र में खोजा था और कृत्रिम विधि से, मतलब आर्टिफिशियल तरीके से, सबसे पहले जो यूरिया बनाने का श्रेय जाता है, मतलब यूरिया किसने बनाया? तो वो बनाया वैज्ञानिक वॉलर ने। ठीक है, खोजा किसने? हिलेरी राउले ने 1773 में। जहरीला होता है, सफ़ेद होता है, रवेदार होता है और 1773 में हिलेरी राउले ने इसे यूरिन में खोजा और सबसे पहला जो तत्व बनाया गया था लेबोरेटरी या प्रयोगशाला में वो यही था हमारा, और ये थे हमारे जो जर्मन वैज्ञानिक वॉलर को ये जाता है। ठीक है, यूरिन का ही टेस्ट हुआ था सबसे पहले। निश्चित द्रव्यमान की गैसों के लिए स्थिर तापमान पर यदि हम आयतन को कम कर दें तो क्या होगा? मतलब एक फिक्स्ड आपका मास है और उन गैसों के लिए आपने एक फिक्स टेम्परेचर लिया है, लेकिन आयतन कम कर दिया है तो दबाव क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्यों? इस नियम अनुसार गैस के दिए गए द्रव्यमान का जो दबाव होगा, प्रेशर जो होगा, और इसके आयतन का व्युत्क्रमानुपाती, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V होगा। बशर्ते कि गैस का तापमान स्थिर बना रहे, तो यहाँ पर स्थिर तापमान बंद गैस के लिए P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनली टू क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती है ना, मतलब उल्टा है 1/V, तो PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। धान के खेतों से मुख्य रूप से कौन सी गैस निकलती है? धान के खेतों में निकलती है आपकी मीथेन गैस। ग्रीन हाउस प्रभाव में मुख्य भूमिका निभाती है और मीथेन गैस निकलती है, जिसके कारण क्या होता है? धान में मौजूद कुछ सूक्ष्म बैक्टीरिया है जो CO2 को श्वास के रूप में लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो भी कीचड़ वगैरह हो गया उसमें भी मीथेन गैस निकलती है और धान के खेतों से भी मीथेन गैस निकलती है। डैश प्राकृतिक गैस का मुख्य संघटक है। मीथेन जो है वो एक नेचुरल गैस का प्रमुख कंपोनेंट है। प्राकृतिक गैस में 83% मीथेन होती है और 16% ईथेन पाई जाती है। अपने यौगिकों की ज्वलनशील प्रकृति, क्योंकि ये बहुत ही फ्लैमेबल होती हैं, तो इनके कारण प्राकृतिक गैस को सर्वश्रेष्ठ ईंधन माना जाता है। 1984 में भोपाल में एक त्रासदी हुई थी और ये त्रासदी हुई थी आपकी मिथाइल आइसोसाइनाइट, एक गैस थी यहाँ पे। भारत के मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर में 3 दिसंबर 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई, एक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हुआ था। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड एक कंपनी थी के कारखाने से इस जहरीली गैस का रिसाव हो गया। 8th क्लास की ज्योग्राफी की बुक में है ये चैप्टर। इस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइट, जिसे मिक बोला जाता है, इस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। बहुत सारे लोग मर गए थे, बहुत सारे लोग हैंडीकैप्ड हो गए थे, मतलब किसी के फेफड़े खराब हो गए थे, अलग अलग तरीके से डिसेबल्ड हो गए थे वो। इनमें से कौन अक्रिय गैस का उदाहरण है? देखो यहाँ पर जिनोन भी है, नियॉन भी है, हीलियम भी है, हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन ज्वलनशील में काम आती है, जलाने में काम आती है। गुब्बारों को फुलाने के लिए कौन सी गैस यूज की जाती है? तो हीलियम, क्योंकि हल्की गैस होती है, तो गुब्बारों को फुलाने के लिए हीलियम गैस, जो आपके वायुयान के टायरों में जो हवा भरी जाती है वो भी इसी गैस की होती है और हल्की होती है, क्योंकि हीलियम क्या है? हल्की भी है और नॉन रिएक्टिव भी है। डैश एक संपीड़ित है, कंप्रेस कर सकते हैं CNG गैस को और इसका मुख्य घटक होता है मीथेन। मीथेन एक प्राकृतिक गैस है CH4, जो कि धान के खेतों से हमें मिलती है। CNG एक ज्वलनशील गैस है जो कि ईंधन है, जो कि व्हीकल में यूज होता है। CNG का जो मुख्य कंपोनेंट है वो है मीथेन। LPG का पूरा नाम ये होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आपको याद क्या रखना है? एक तो ये डोमेस्टिक गैस है,
इसमें ब्यूटेन होता है, प्रोपेन होता है, इसमें एक मरकप्टन एक मतलब गंध के लिए मिला दिया जाता है, या थाई एथेनॉल बोल सकते हैं, C2H5SH। एलपीजी में इसके रिसाव का पता लगाने के लिए, अदरवाइज आपको पता नहीं लगेगा भाई सिलेंडर लीक हो रहा है या फिर हमें स्मेल आ रही है। वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाया जाने वाला गैसीय मूल तत्व कौन सा होता है? नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, हाइड्रोजन है या क्लोरीन है? तो वायुमंडल में हमारा नाइट्रोजन पाया जाता है, धातु हमारी एल्यूमिनियम होती है, तत्व हमारा ऑक्सीजन होता है, और गैस हमारी गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन 78। ये बाकी वही है जो हमने किया था यहाँ पे। एलपीजी का प्रमुख घटक क्या होता है? तो एलपीजी का प्रमुख घटक होता है भाई ऑब्वियसली मीथेन होता है यहाँ पे। अच्छा, ये संपीड़ित सीएनजी का है, सीएनजी का मीथेन है, एलपीजी का ब्यूटेन है। एलपीजी एक घरेलू गैस है, एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन मिक्स होते हैं, और यहाँ पे मरकेप्टोन या थाई एथेनॉल रिसाव का पता लगाने के लिए मिलाई जाती है। अग्निशमक में उपयोग क्या होता है? जब आग बुझानी है और कहीं पे जाना है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जहाँ पे आग लगी है कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल जो होते हैं हमारे एसिड होते हैं, इनका घोल करके आग के ऊपर डाला जाता है, और इस घोल में रासायनिक अभिक्रिया के कारण जैसे ही ये घोल आपस में एक केमिकल रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और जो आग को कंट्रोल कर लेगी, मतलब आग को बुझा देगी। ओजोन का संयोजन हुआ है, ओजोन का संयोजन केवल ऑक्सीजन से हुआ है और कोई गैस नहीं मिली हुई है उसमें। नेक्स्ट, यहाँ पे ओजोन एक गैस है जिसका सूत्र होता है O3 से डिनोट करते हैं। इसके रासायनिक सूत्र से स्पष्ट है कि इसमें केवल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं और कोई भी चीज़ यहाँ पे कंपाउंड ऐड नहीं है। वायुमंडल में सबसे अधिक निष्क्रिय गैस होती है ऑर्गन, नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21, ऑर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। आगे चलते हैं, अग्निशामक के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ होता है, अभी पढ़ के आए हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है आपका, और सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है, ठीक है, उसका यूज़ किया जाता है। उसका घोल जो बनता है उससे जो केमिकल रिएक्शन होती है उसी से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जो कि आग पर कंट्रोल कर लेती है। आग बुझाने वाली गैस, अगेन द सेम क्वेश्चन इज हियर। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या होती है? गोबर गैस में मीथेन होती है। ये बोला जाता है ना कि मीथेन को आप अपने घर पे भी ये मीथेन के प्लांट लगाए जाते हैं, तो गोबर को सड़ा गला दिया जाता है, बिल्कुल मिक्स हो जाता है और एक गैस निकलती है, वही हमारी मीथेन होती है। गोबर गैस में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों पाई जाती हैं। मीथेन 50 से 60% और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड 35 से 50%, ये रेशो रहता है। हाशिया गैस, जिसको अगर आपने सूंघ लिया या मतलब इन्वायरमेंट में अगर वो ज़्यादा फैल गई तो N2O बोलते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड होती है जिसको एक लाफिंग गैस बोलते हैं। यह अज्वलनशील होती है, नॉन फ्लेमेबल होती है। इसका IUPAC नेम होता है डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। यही क्वेश्चन थे इससे। और नेक्स्ट हमारा चैप्टर रहेगा धातु और अधातु, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपको सीखने को मिलेंगे इस चैप्टर से। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो। हम कर रहे हैं PYQ साइंस के। मैंने 2 चैप्टर आपको NCERT से कराए, एक केमिकल रिएक्शन कराया, एक एसिड बेस भी कराया, और एक चैप्टर और कराया मैंने आपको एटम मॉलिक्यूल और स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बहुत अच्छे से करिएगा, आपके उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। एंड गाइज, इंग्लिश की मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी जिसमें सारे एक ही वीडियो में आ जाएंगे जितने भी PYQ है। उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि अभी मेरा कुछ और काम चल रहा है, तो मैं वो डाल दूंगी। उसके अलावा आपकी जो नेशनल GK है उसकी वीडियो आपको मिल रही है विद एक्सप्लेनेशन। तो सपोर्ट कीजिएगा एंड प्लीज़ शेयर कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू।